गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो फाइनली कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी 2025 के लिए हमारा पहला क्लास आ चुका है। और जो हमारा ये क्लास है ये सेक्शन 1 के लिए साइंस का क्लास है, जिसमें हम लोग जो है चैप्टर वाइज डिटेल क्लास देखेंगे और साथ ही में उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे। मतलब जिस चैप्टर के हम लोग डिटेल क्लास देखेंगे पढ़ेंगे उसके कुछ टॉप क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी तैयारी जो है साथ साथ होती चली जाएगी। तो हमारा जो आज का पहला क्लास है साइंस का वो है मैटर्स एंड इट्स स्टेट, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। तो फटाफट इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं, कोई भी क्लास आज से मिस मत करेगा। अगर सिलेक्शन लेना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो क्लास मिस मत करिएगा। मात्र 10 दिन के अंदर, देखो एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस दूंगा। 10 दिन के अंदर आपका पूरा साइंस में कवर करा दूंगा डिटेल और क्वेश्चन। उसके बाद जो है मॉक टेस्ट तो लगाते ही रहेंगे। जिस भी तरह के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं करेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिस भी तरह का भी क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहले हम लोग इस चैप्टर का जो है डिटेल क्लास देखेंगे, ज्यादा नहीं 2 से 4 पन्ने का डिटेल क्लास होगा। मेन पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे और उसी से रिलेटेड जो है उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फटाफट क्लास को एक बार फिर से लाइक और शेयर करिए, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति जो है देख लेते हैं। सबसे पहले देखो दिया गया है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर अराउंड अस, व्हाट यू ड्रिंक एंड इट इज मैटर। हमारे आसपास जो है तरह तरह की पदार्थें हैं, ठीक है, आपको भी पता है। और क्या हम पीते हैं, क्या खाते हैं, ये मायने नहीं रखता। आप स्वयं एक पदार्थ है, हम खुद क्या है, एक मैटर है। हमारी पूरी बॉडी मैटर से मिलकर बनी हुई है। लेकिन पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है और पदार्थ वस्तुत्व है क्या, ये ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट करते हैं। आइए पदार्थ और पदार्थ की प्रकृति के बारे में जो है जाने। और पदार्थ की एक ऐसी चीज है जो स्थान घेरती है। देखो पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और अपना द्रव्यमान होता है उसका, ठीक है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका अपना खुद का द्रव्यमान होता है, ठीक है। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए। मैटर समथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट्स हैज इट्स ऑन मास, खुद का मास होता है जिसके पास, ठीक है। इट इज समथिंग दैट कैन बी फेल्ट, और कुछ ऐसा जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। पदार्थ के कुछ उदाहरण जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, भोजन, मेज, कलम, सोना, रेत, फल, पौधे, पेड़, बोतल, प्लास्टिक, पत्थर, तेल, पंखा, कुर्सी आदि। मतलब अपने आसपास आप जो भी चीजें ये देख सकते हैं, ठीक है, वो प्रत्येक वस्तु जो है क्या है, एक मैटर है, एक पदार्थ है, ठीक है। और एक चीज, वो सभी चीजें क्या है, जगह घेरती हैं और साथ ही में उनका एक अपना, चाहे कम हो ज्यादा हो, अपना एक द्रव्यमान होता है, एक मास होता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव दोनों ही पदार्थ होते हैं। देखो अब क्या है कि आपके जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कोई अगर चेयर बना हुआ है, काटे हुए पेड़ से जो है अगर चेयर बना, तो वो क्या है, वो तो आपका नॉन लिविंग है ना, लेकिन फिर भी वो क्या है, उसके वो मैटर ही तो है। उसके अंदर अपना खुद का वो जगह घेर रही है, उसका अपना खुद का मास है ना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है क्या है, एक पदार्थ से बना हुआ है। पर पदार्थ आमतौर पर तीन जो है, सॉरी यहाँ पे एक चीज देख लेना, यहाँ थोड़ा ट्रांसलेशन गलत है इंग्लिश का। हाँ, पदार्थ आमतौर पर जो है 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। 3 जो है आपने उसकी अवस्थाओं में मौजूद होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी जो है 2 अवस्थाएं हैं जो आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस में एक आपका, उसके बाद एक प्लाज्मा आ जाता है, फिर एक और है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो तकनीकी रूप में अगर देखा जाए तो द्रव की चौथी अवस्था जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। चौथी अवस्था क्या है, वो प्लाज्मा है। वैसे तो 3 ही है, लेकिन प्लाज्मा क्या है, मौजूद है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है जो है प्लाज्मा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, ये तो देख ली। अब देखो पदार्थ की जो प्रकृति क्या होती है। छोटे परमाणु पदार्थ बनाते हैं, जैसे छोटे छोटे किसी भी जो है वस्तु को उसके छोटे छोटे कण ही मिलकर बनाते हैं, उसके एटम्स ही मिलके जो है उसको बनाते हैं, है ना। तो एटम्स ही क्या होते हैं, उस मैटर के क्या होते हैं, वो परमाणु होते हैं। टीनी एटम्स मिलकर के एक पदार्थ को बनाते हैं। छोटे छोटे कण को हम लोग एटम्स बोलते हैं। इन छोटे कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। अगर हम लोग इसे जो है नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से अगर देखने जाए तो ये हमें दिखाई नहीं देंगे। ये अत्यंत सूक्ष्म कणों को जो है हम लोग नहीं देख सकते। परमाणुओं को केवल उच्च शक्ति वाले, जैसे जो हाई पावर्ड जो है आपके माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उससे ही देखा जा सकता है। द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ मैटर। अब देखो मैटर के नेचर देख लो, यहीं से क्वेश्चंस आपको उठने शुरू हो जाते हैं। टॉपिक वाइज देख लेना। जिन परमाणुओं को एटम्स दैट हैव प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मैटर, ठीक है।
कोई भी परमाणु में, जिन परमाणुओं में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस भी होता है, उनमें क्या है, वही पदार्थ, उनमें पदार्थ होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग पदार्थ सेम में, देखो सभी जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अपने जितने भी एटम्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऑल मैटर्स हैव देयर ऑन डेंसिटी एंड इनर्शिया। ठीक है, सभी पदार्थों का अपना खुद का घनत्व होता है, डेंसिटी अपना खुद का होता है, और अपना जड़त्व होता है। ठीक है, इनर्शिया होता है। अब पदार्थों के कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, जितने भी, देखो होता क्या है ना, कि जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूं, सॉलिड का, अगर ये सॉलिड है, इसके अंदर जो ये कण है, छोटे छोटे जो एटम्स है, ठीक है, ये भारी होते हैं, एकदम पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से आपस में एक तरह से फोर्स से बंधे होते हैं, और वो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मतलब इन मैटर, इन ऑब्जेक्ट, सॉरी, इन एटम्स के बीच में काम करता है। ठीक है, जिन एटम से ये मैटर बना होता है, इन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसको हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर हिंदी में बोले तो इस आकर्षण बल को या तो अंतरावणिक बल या फिर अंतरावणिक बल बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सॉलिड, देखो ये तीन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड को देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके जो है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इस चैप्टर से याद रखिएगा। ठीक है, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो इसको जो है मात्र हम लोग अगर 30 से 40 मिनट के क्लास में अगर एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, 102 नंबर हम लोग बना लेते हैं, तो क्या हर्ज है। ठीक है, चलो जी, फटाफट एक बार जो नए लोग आ रहे हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सॉलिड्स आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो है ठोस जो होता है, जो ठोस द्रव्य होता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको कैसे पहचाना जाता है। जैसे इनका जो शेप होता है वो डिफिनिट शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है कठोर वस्तुओं का। ठीक है, किसी भी कठोर वस्तु को अगर आप देखोगे, उसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो निश्चित होता है, और इनका वॉल्यूम भी निश्चित होता है। ठीक है, यानी निश्चित मात्रा में इनकी जो मात्रा होती है, वॉल्यूम होता है, वो भी निश्चित होता है। और इसके जो कण होते हैं वो स्थिर अक्षों के ओर कंपन करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स वाइब्रेट अराउंड फिक्स्ड एक्सिस। जैसे मान लो ये पार्टिकल है और इसके अपने ही जो है, ठीक है, जो इसके एक्सिस है, अपने ही एक्सिस के अंदर ये कंपन करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, और साथ ही में ये एक तरह से जो है याद रखना, मोशन भी करते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर मोशन भी होता है, लेकिन मोशन कम होता है इनमें। मोशन कम इसलिए होता है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं। इसमें जो इसके एटम्स होते हैं वो बहुत अधिक नजदीक नजदीक होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि मैंने आपको बताया, तो ये ज्यादा मोशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनमें मोशन जो होता है वो बेहद कम होता है। तो अब इनके अगर फ्रीजिंग की बात कर लें, इफ वी वर टू कूल लिक्विड मरकरी टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक फैक्ट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। अगर हम जो है लिक्विड को, ठीक है, इफ वी आर टू कूल लिक्विड मर्क्यूरी को अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट माइनस 39 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर हम लोग जो है फ्रीज करें, एंड अंडर द राइट प्रेशर कंडीशन के अंदर, वी वुड नोटिस ऑल ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स वुड गो इनटू सॉलिड स्टेट। वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, लिक्विड मर्करी भी सॉलिड बन सकता है किस माइनस 39 डिग्री सेल्सियस पे, अगर सही प्रेशर कंडीशंस के अंदर अगर इसको फ्रीज किया जाए, तो जो हमारा लिक्विड मर्करी होता है वो भी सॉलिड स्टेट में आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, कितना, माइनस 39 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब लिक्विड की बात कर लेते हैं, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो लिक्विड है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि नो डिफिनिट शेप। लिक्विड जो होता है ना, एक बात बताओ, एक पानी ले लो, आप पानी को किसी भी जो है, ठीक है, याद रखिएगा, आप पानी को किसी भी स्टेट में रख लीजिए, ठीक है, किसी भी बर्तन में रख लीजिए, पानी अपना अलग अलग शेप बदलता रहेगा। अगर उसे जो है आप लोटे में रखोगे तो लोटे का शेप लेगा, थाली में रखोगे तो थाली का शेप लेगा, है ना। तो वो उसका अपना कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, नो डिफिनिट शेप। ठीक है, जिसमें जिस भी चीज में रखोगे उस चीज का जो है वो क्या करेगा, अपना शेप ले लेगा, और उसका कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं हो। हाँ, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, मात्रा डिफिनिट होती है। ठीक है, मात्रा निश्चित होती है, बस आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब कण एक दूसरे के ऊपर गति, आप देखना ध्यान से सुनना,
पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव ओवर ईच अदर बट आर स्टिल अट्रैक्टेड टू ईच अदर। होता क्या है कि अब जैसे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। अब थोड़े दूर दूर होने की वजह से क्या है, ये मूव तो करते हैं, ठीक है, ये मूव करते हैं। क्या होता है, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव ओवर ईच अदर, एक दूसरे से मूव करते हैं, ठीक है, बट आर स्टिल अट्रैक्टेड, फिर भी क्या होते हैं, ये एक दूसरे से बंधे होते हैं। जो मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला जो आपको बताया था ना, उस फोर्स से अपने आप में बंधे होते हैं। ये जिगजैग मोशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि मोशन नहीं करते हैं, कर पाते हैं, लेकिन मोशन इनका कम होता है, ठीक है। और वही सॉलिड में ना के बराबर वो मोशन होता है। चलिए जी, एक और फैक्ट दिया गया है, ए फैमिलियर लिक्विड इज मरकरी मेटल। अब अगर एक फैमिलियर लिक्विड की बात कर ले, जाना पहचाना, ठीक है, तो तरल जो मरकरी है आपकी वो मेटल में आती है, मरकरी आपको भी पता है। तो तरल जो आपका मरकरी होता है वो एक फैमिलियर लिक्विड है, और मरकरी एक एनोमेली है, ठीक है। एनोमेली मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की ओर आकर ये देखो, एक परिचित तरल पारा धातु है, पारा एक विसंगति है, ठीक है। विसंगति मतलब जैसे कि मेटल की संगति मेटल में आता तो है, लेकिन कुछ इसके जो है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैच नहीं करते हैं। जैसे इट्स द ओनली मेटल वी नो दैट इज इन लिक्विड, ये सिर्फ एक ऐसा मेटल है, ठीक है, जो लिक्विड टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और मरकरी आल्सो हैज एन एबिलिटी टू स्टिक टू इटसेल्फ, और वो क्या होता है, खुद से चिपकने का एबिलिटी है उसके पास, जिसको खुद से चिपकने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं उसको, पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आर लिक्विड एग्जिबिस्ट, और ऐसी ही प्रॉपर्टी लगभग सभी लिक्विड्स में होती है, ठीक है। तो मरकरी हैज ए रिलेटिवली हाई सरफेस टेंशन विच मेक्स इट वेरी यूनिक, लेकिन जो मरकरी का सरफेस टेंशन होता है ना, पृष्ठ तनाव होता है ना, वो उसे यूनिक बनाता है, उसका सरफेस टेंशन बहुत हाई होता है बाकी लिक्विड्स की अपेक्षा, इसलिए वो उसे एक यूनिक जो है वो बनाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो लिक्विड के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, अगला है गैस। तो गैस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इसके ना तो डिफिनिट शेप होता है, ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है भाई साहब, नो डिफिनिट शेप एंड नो डिफिनिट वॉल्यूम, दोनों आकार और मात्रा तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती है, दोनों निश्चित नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह पार्टिकल्स मूव इन रैंडम मोशन में, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो थोड़े बहुत दूर दूर होते हैं आपस में, और बहुत तेजी से ये मोशन करते हैं, ऐसे जिगजैग जिगजैग इसके जो है पार्टिकल्स जो एटम्स हैं वो मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है ना, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सबसे कम होता है, याद रखना। देखो जिगजैग मोशन इनमें सबसे अधिक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। लिक्विड में वही जो है जिगजैग मोशन भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा थोड़ा होता है, और सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है और जिगजैग मोशन बिल्कुल कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल मतलब इनको संकुचित किया जा सकता है, कहीं भी किसी भी चीज में भर के कंप्रेस करके कैरी किया जा सकता है ना। तो ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, एक इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। नेक्स्ट आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेना। अब पदार्थ के कुछ गुण देख लेते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, पदार्थ के गहन गुण और पदार्थ के विस्तारात्मक गुण, मतलब विस्तार होने वाले गुण, और गहन गुण मतलब ऐसे गुण जो सिर्फ उनके टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सैंपल। अब देखो पदार्थ के जो गहन गुण होते हैं, जैसे मान लो टेम्परेचर उसका हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, मात्रा, ठीक है, तो ये इसके जो है सैंपल पे, या ध्यान रखना उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करते हैं, कितना अमाउंट है मैटर का, ठीक है। और वही जो विस्तारात्मक गुण होते हैं इसके, जैसे वेट हो गया, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो ये सब उसके जो है मात्रा पे ही तो डिपेंड करेगा भाई, उसकी मात्रा पे ही तो डिपेंड करेगा कि उसका वेट कितना है, लेंथ कितना है, वॉल्यूम कितना है ना। तो ये दो चीजें याद रखना, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टेम्परेचर, बॉइलिंग और कंसंट्रेशन आता है, ठीक है, गहन गुण के अंदर। और वहीं अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव मतलब विस्तार वाला जो गुण होता है, इसका प्रॉपर्टीज होता है, उसमें वेट, लेंथ और वॉल्यूम आता है, ठीक है। चलो जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ चेंज, परिवर्तन की बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चरण परिवर्तन, दाब और तापमान पानी के लिए पदार्थ की स्थिति को प्रभावित करते हैं। फेज चेंज होता है, कैसे फेज चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, और फेज चेंज से ही रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होता है वो डिफाइन करता है स्टेट ऑफ मैटर फॉर वाटर, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर का ही सारा खेल होता है। जैसे फेज चेंज हैपन व्हेन यू रीच सर्टेन स्पेशल पॉइंट्स पे, जब आप पहुंचते हो तभी जो है एक सॉलिड गैस बनता है, या एक सॉलिड लिक्विड बनता है, या एक लिक्विड गैस बनता है, या फिर एक गैस जो है सॉलिड बनता है, ठीक है। तो समटाइम्स एक लिक्विड वांट टू बिकम ए सॉलिड, कभी कभी एक लिक्विड सॉलिड बनने का जो है
प्रयास करता है, लेकिन उसको कुछ, ठीक है, कुछ उसके जो है स्पेशल पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कब और कैसे कितना टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड सॉलिड बनेगा। तो साइंटिस्ट यूज समथिंग कॉल्ड अ फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जैसे दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, उसे हिमांक बिंदु और गलांक बिंदु के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। तो पॉइंट टू मेजर द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। अब देखो देयर आर फिजिकल इफेक्ट्स दैट कैन चेंज द मेल्टिंग पॉइंट। अब कुछ फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो चेंज मेल्टिंग पॉइंट को जो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो प्रेशर इज वन ऑफ देम, इसी में से एक आता है आपका प्रेशर। प्रेशर कम या ज्यादा होने के वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी कम या ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। तो व्हेन द प्रेशर सराउंडिंग से सबस्टेंस इंक्रीजेस, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है उसके अगल बगल का सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट और अदर स्पेशल पॉइंट्स जो होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं, ठीक है। इट इज इजियर टू कीप थिंग्स सॉलिड व्हेन दे आर अंडर ग्रेट प्रेशर। और जब कोई भी चीज, ठीक है, जैसे मान लो बर्फ है, अगर तुमने लिक्विड को जमा के बर्फ बना दिया तो बर्फ उतनी ही देर तक जो है, मतलब लंबे समय तक अगर तुमको जो है क्या करना पड़ेगा, अगर जमा के रखना है तो उसको ग्रेट प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। याद रखिएगा जितना अधिक प्रेशर होगा उतना अधिक तरीके से वो क्या है, सॉलिड बना रहेगा अपना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री टर्म देख लेते हैं, फेज चेंज, जो एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन लेकर के आता है, ठीक है। फेज चेंज को कैसे बोलते हैं, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, कोई किसी अगर हम लोग जो है सॉलिड से लिक्विड अगर होता है फेज चेंज होता है, उसको या तो फ्यूजन बोल लो या फिर मेल्टिंग बोलते हैं। सॉलिड जो है गल के लिक्विड बनता है, जैसे बर्फ, जो बर्फ है आइस इज मेल्टिंग, ठीक है, बर्फ गल रहा है तो बर्फ सॉलिड है और मेल्ट होके क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो फ्यूजन बोल लो या पिघलना बोल लो, ठीक है। वही अगर लिक्विड को सॉलिड बनाया जाए तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, जमाना, है ना। लिक्विड अगर पानी को बर्फ बना रहे हो तो भाई साहब वो क्या कर रहे हो, आप फ्रीज कर रहे हो। वही अगर लिक्विड को गैस बना रहे हो, ठीक है, तो वो वेपोराइज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, उसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कैंफर है, ठीक है, कैंफर कपूर है, कपूर को आप जलाते हो सीधे हवा बनके, वो लिक्विड थोड़ी बनता है, वो हवा बनके उड़ जाता है। तो एक ऑप्शन आपका, सॉरी ये उसका नहीं है, ये मैं सॉलिड से गैस का, सब्लिमेशन का ये एग्जांपल दे रहा हूं। लिक्विड से गैस का ये वेपराइजेशन, पानी उबाल रहे हो, ठीक है, वेपर बन के उड़ गया, उसका वो आपका वेपराइजेशन या बॉइलिंग, आपका वाष्पीकरण उसको बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन एक आपका हो गया गैस से लिक्विड बनाना, है ना, गैस से लिक्विड बनाना। जैसे गैस से लिक्विड बनाने का एक फॉग आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, जो शीत गिरती है, ठीक है, फॉग सबसे बढ़िया आपका ऑप्शन हो सकता है। चलो कंडेंसेशन का मैंने बताया। अब अगर मैं आपकी बात कर लूं सब्लिमेशन, ठीक है, सॉलिड से गैस, वही कपूर वाला एग्जांपल ले लो भाई साहब, ठीक है। कैंफर वाला, जो आप कैंफर जलाते हो वो डायरेक्ट क्या बनता है, हवा बनके उड़ जाता है कपूर जब जलता है। तो सब्लिमेशन एक सबसे, इसका एग्जांपल भी पूछता रहता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉलिड से गैस बनने का। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फेज चेंज को बोलते हैं सब्लिमेशन, उच्च बनने की क्रिया। और वहीं अगर गैस से सॉलिड बना रहे हो आप, ठीक है, गैस से सॉलिड बना रहे हो तो वो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, निक्षेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, एडिंग एनर्जी टू सॉलिड कैन क्रिएट अ लिक्विड। अगर जो है सॉलिड में हमें कोई एनर्जी ऐड कर दें हीट के रूप में, ठीक है, तो वो लिक्विड बन जाएगा। अगर बर्फ को तुम गर्म करोगे, हीट ऐड करोगे, तो वो क्या होगा, लिक्विड ही तो होगा भाई साहब। चलो अब चलिए, अब हमने जो है इस चैप्टर को लगभग खत्म कर लिया है। इसी तरह के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब बहुत ही एक्सपेंडेड टॉपिक ये चैप्टर नहीं था, ठीक है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स उठाए जाते हैं ये मैटर्स एंड इट्स स्टेट से, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन जो छूट जाएगा वो मैं आपको जो है मॉक टेस्ट में तो कराऊंगा ही कराऊंगा। चलो आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या होगा, ठीक है। अगर अनुपात दो अधिक शुद्ध पदार्थों को, दो या दो से अधिक अगर शुद्ध पदार्थों को अगर हम लोग जो है रेशियो में मिक्स करते हैं वो तत्व होगा, एलिमेंट्स तो होगा नहीं, होगा भाई सब, एलिमेंट सिंगल होता है ना। मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा, या गैस होगा, या कंपाउंड होगा, क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड मिक्सचर। क्या कहा जाएगा, मिक्सचर, ठीक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जब आपस में मिलाते हैं, किसी रेशियो में मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलो जी, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, मेटर्स एंड नॉन मेटर्स दोनों के गुण हो
तो उनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं ना भाई साहब, है ना। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु, मतलब धातु मिली हुई, तो मिश्र धातु मतलब मेटलॉइड्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? एल होगा? नहीं, मिश्र धातु नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। ये क्या होगा? उपधातु होता है, जिसमें ये तो मिश्र धातु क्या होता है? जब दो धातु मिला करके कोई तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाए, ठीक है, वो एल होता है, ठीक है। एल नहीं होगा, उपधातु होता है। क्या बोलते हैं उसको? मेटलॉइड्स बोलते हैं। मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया था, लेकिन आंसर आपको सही बताया था, मेटलॉइड्स होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड उपधातु उसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था मैंने आपको बताई, ठीक है। तो चौथी अवस्था पदार्थ की क्या होती है? दैट इज प्लाज्मा, याद रखिएगा, प्लाज्मा, ठीक है। अर्थ पे जो है प्लाज्मा बहुत रेयर है, जो है अर्थ पे पाया जाना, ऐसे खुले में प्लाज्मा अर्थ पे नहीं मिलता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों को मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? एवरी मैटर जो है, ये सबसे जो अभी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा कि कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, जिसे हम लोग जो है एटम्स बोलते हैं, उससे मिलकर बना होता है। तो इसको किसने सबसे पहले किसने कहा था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के कोई भी पदार्थ बनता है? डाल्टन ने, कसाद ने, रदरफोर्ड ने, या फिर एवोगाड्रो ने? बताइए किसने कहा था ये, जल्दी बताइए, बहुत ही सही क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबसे पहले कहा था महर्षि कसाद ने, ठीक है, याद रखिएगा, कनाड, महर्षि कनाड ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है। पीतल, कांच, जल या पन्ना? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? करेक्ट आंसर इज वाटर। पानी को तीनों अवस्था में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्था में, वेपर होगा तो गैस हो जाएगा, लिक्विड होगा तो पानी, और सॉलिड होगा तो बर्फ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने की ताप की आवश्यकता पड़ती है। फिर वही पेज चेंज पूछ रहा है, द प्रोसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड को, अगर वेपर बना रहे हो तो भाई साहब एवेपोरेशन हो रहा है। बताइए क्या होगा? दैट इज एवेपोरेशन। जस्ट ए मिनट, मुझे जरा समय दीजिएगा, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी। तो वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड वाष्पीकरण, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। उसको जो वेपर होता है उसमें जो छिपा होता है वो प्रक्रिया, तो देखो वो फेज चेंज होता है, जो फेज चेंज है उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया जिसमें ताप, हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसमें एक हीट छुपा होता है जिसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो उस ताप की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में प्रसार का एक उदाहरण। डिफ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट है, और लिक्विड में डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब जैसे देखो प्रसार, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो आपस में ऐसे मोशन करते रहते हैं, और जब अगर जो है पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं मतलब हर तरफ फैलेंगे, ठीक है। तो लिक्विड में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पानी में स्याही फैला देना, मतलब अगर पानी में आप स्याही डालोगे, देखोगे बहुत जल्दी जो है वो स्याही चारों तरफ फैल जाती है, तो वो एक तरह से क्या होता है? डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, प्रसार हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे गैस में पूछूं तो अगरबत्ती, अगर आप जो जलाते हो, अगरबत्ती ले लो या सेंट ले लो, वो देखना जब किसी कमरे में आप जला देते हो तो वो तुरंत पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाती है, तो वो डिफ्यूजन इन किसमें होगा? गैस। और अगर यहाँ डिफ्यूजन इन लिक्विड में पूछ रहा है तो पानी में स्याही फैलाना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट ऑफ डिफ्यूजन? ये भी देखो फिर डिफ्यूजन से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉलिड इन लिक्विड, स्लो इन लिक्विड, तरल पदार्थ में धीमा होता है, उसकी देख लेना, लिक्विड में स्लो होता है डिफ्यूजन, या गैस में सबसे फास्टेस्ट होता है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड इन पार्टिकल्स पे, पार्टिकल्स के स्पीड पे डिपेंड करता है, या ये सभी? देखो ये सभी, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी जो आपके हैं इसमें सबसे पहले तो लिक्विड में मैंने आपको बताया थोड़ा धीमा होता है, गैस की अपेक्षा धीमा होता है, ठीक है, डिफ्यूजन मतलब उसके पार्टिकल्स थोड़े स्लो मूव करते हैं, है ना, जो मोशन करते हैं।
तो लिक्विड में धीमा होता है, गैसों में तेज होता है, और ये उनके पार्टिकल्स की स्पीड पे डिपेंड करता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तकनीकी से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? गजब का क्वेश्चन है। बाई विच टेक्निक साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी साल्ट? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवोपोरेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी? आपको किस प्रोसेस से ये किया जाता है? वाष्पीकरण होता है भाई साहब, एवोपोरेशन होता है, सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? गैस को द्रव में, लिक्विड बदलने के लिए लो टेम्परेचर हाई प्रेशर की जरूरत होती है, या हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की, या लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, या हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर? किसकी अवस्था होती है? देखो, मैंने आपको बताया ना, फेज चेंज सारा ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो किसी भी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? कब होगा? पहला होगा, टेम्परेचर लो कर दो और प्रेशर हाई कर दो। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? मतलब न्यूनतम तापमान पे, लोवेस्ट टेम्परेचर पे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कौन सी गैस? दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो होता है वो लोवेस्ट टेम्परेचर पे। ठीक है, याद रखिएगा, वो क्या होता है? लिक्विड में बदल जाता है, गैस से लिक्विड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? सोडियम जो होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, किसके साथ? पानी के साथ में। इसीलिए इसे जो है, देखो पानी में क्या होता है भाई साहब? ऑक्सीजन होता है ना। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट ए मिनट। ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। अब क्या होता है, पानी के साथ में रिएक्शन करेगा, या हवा में भी तो O2 होता है ना, ऑक्सीजन है। तो ये अगर खुली हवा में इसको रखा जाए या पानी के संपर्क में लाया जाता है, तो ये बहुत ही क्या है, जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, धमाका होता है अगर पानी में डाल दो तो इसीलिए इसे क्या है, केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। देयर इज नो ऑक्सीजन इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो इसकी इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? द मोस्ट एविडेंट इनर्ट गैस। ठीक है, सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद कौन सी है? डेट इज आर्गन। याद रखिएगा, ORGAN, आर्गन, याद रखिएगा, आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इनमें से किस पदार्थ में? मैंने पहले ही बता दिया भाई साहब, मिट्टी के तेल में जो है क्या है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए। इसके आंसर आप सभी को कमेंट करने हैं जिन लोगों ने क्लास देख लिए हैं। और ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं, मैटर एंड इट्स स्टेट वाला चैप्टर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग जो है या तो इलेक्ट्रिसिटी वाला देख लेंगे, या फिर जो है जो आपका वो दिया गया ना, सन और गैलेक्सीज वाला, वो सब देख लेंगे। ठीक है, जो कल आएगा आपका। तो एक ही कल तभी आएगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिनिमम जो है 500 प्लस लाइक्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए जी, और लाइक करिएगा क्लास को। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज मिश्रण, खनिज यौगिक, प्राकृतिक तत्व, कोई नहीं, वनली एक ही तरह का, वन टाइप ऑफ एटम। मिनरल मिक्सचर होगा तो वन टाइप ऑफ एटम कैसे पाया जाएगा? मिनरल कंपाउंड हो या फिर नेचुरल एलिमेंट हो, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। बाकी फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। और क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी अगर जो ना समझ में आया हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर के जो है आपको क्वेश्चंस पूछने हो, ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।